नाज़रीन, गजा से फतह की बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि हजारों इसराइली फौज गजा से विड्रॉ कर गई है, वहां से भाग निकली है। एक और इबरतनाक शिकस्त इसराइल को देखना पड़ी है और इस वक्त इसराइल में एक मातम का माहौल बना हुआ है। फिर नाज़रीन, तेल अवीव में बहुत बड़ा हमला हुआ है। इतना बड़ा हमला हुआ है कि तेल अवीव को हिला के रख दिया गया है और ये कोई एयर स्ट्राइक नहीं की गई, ये कोई रॉकेट हमला नहीं किया गया, बल्कि जंगजू अब बाकायदा तेल अवीव और उसके साथ शहर वहां पर घुसे हैं और वहां पर जाकर एक बहुत बड़ा हमला किया है। तो उसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। फिर नाज़रीन, इनकी इकॉनमी के हवाले से खबर सामने आई है कि बहुत बड़ा नुकसान इसराइली इकॉनमी को उठाना पड़ रहा है और अब डिफेंस बजट को पास करने के लिए बाकी तमाम जगहों से पैसे निकाल कर डिफेंस बजट में डाले जा रहे हैं ताकि किसी तरीके से इसराइल को बचाया जा सके। इसराइली आर्मी का खर्चा पूरा नहीं हो रहा। बहुत बड़े मसाइल इस शैतानी रियासत के अंदर पैदा हो चुके हैं। तो वो तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको गजा में लिए चलते हैं और गजा के हवाले से सबसे बड़ी खबर सामने आई है। इससे बड़ी फतह की और कोई खबर हो नहीं सकती और खबर ये है कि 36th डिवीजन इसराइली आर्मी की उसने विड्रॉ कर लिया, यानी हज़ारों इसराइली फ़ौज जो है वो वहाँ से विड्रॉ कर चुकी है। अब ये एक जो डिवीजन होती है नाज़रीन फ़ौज की, उसमें 25,000 सोल्जर्स होते हैं, ठीक है। तो एक डिवीजन उनकी विड्रॉ उसने किया है, पूरी की पूरी डिवीजन ने। डिवीजन होती है, देन ब्रिगेड होती है, देन बटालियंस होती हैं। तो इस डिवीजन में जिसमें 25,000 सोल्जर्स थे उन्होंने वहां से विड्रॉ कर लिया है और इस डिवीजन में जो स्पेशल इंजीनियरिंग कॉर्प्स थे जिनको ख़ास तौर पर टनल्स का तोड़ निकालने के लिए, टनल्स को तबाह करने के लिए, टनल्स में से जो मज़ामती तहरीक के लीडर्स हैं उनका सुराग लगाने के लिए भेजा गया था, उसने भी विड्रॉ कर लिया है। और ये हमने तभी आपको कहा था कि ये जो इंजीनियरिंग कॉर्प्स अंदर भेजे जा रहे हैं ये इसी तरह से नाकाम लौटेंगे। फ़लस्तीनी जो टनल्स हैं उनका कोई इलाज नहीं है। दुनिया भर का मीडिया, दुनिया भर के मिलिट्री एक्सपर्ट, कई ममालिक के सरबराहान ये कह चुके हैं कि इन टनल्स का कोई इलाज नहीं है। इसलिए इसराइल के तमाम हरबे, चाहे वो समंदरी पानी डालने का हो, चाहे रोबोट छोड़ने का हो, चाहे जंगली जानवर छोड़ने का हो, तमाम हरबे जो हैं वो इनके नाकाम रहे हैं। और अब ये जो स्पेशल ब्रिगेड भेजी गई थी वो भी बेशरम मुँह लिए वापस आ गई है। अब नाज़रीन, ये इतनी बड़ी फतह है मज़ामती तहरीक की कि जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। आप ज़रा सोचे तो सही कि ये किस तकब्बुर, किस गुरूर के साथ ये गजा में उतरे थे कि हम गजा की नस्लें मिटा देंगे, हम उसको मलिया मेट कर देंगे और दुनिया का कौन सा ऐसा जुल्म और बर्बरियत है जिसको वहां पर इस्तेमाल नहीं किया गया। दुनिया का ऐसा कौन सा खतरनाक बम है, 2 न्यूक्लियर बम्बों के बराबर बम जो हैं वो वहां पर गिराए जा चुके हैं। और यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 70% जो वहां पर घर हैं वो या मुकम्मल तबाह हो चुके हैं या उनको जो है डैमेज कर दिया गया। 1.9 मिलियन गजा के लोग जो हैं, टोटल आबादी 25 लाख है, 19 लाख उसमें से डिस्प्लेस है। इस वक्त शदीद सर्दी का मौसम है और वो बाहर बेचारे बैठे हुए हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं। और आपको याद होगा जब मुआहदा हुआ था 7 दिनों का, तो उन दिनों में भी इनको बड़ी तकलीफ, बड़ी मरोड़े उठ रही थी कि ये जंग बंदी क्यों हो गई है। और वो मुआहदा भी उन्हें बामरे मजबूरी करना पड़ा था। नेतन्याहू की कोई ख्वाहिश नहीं थी मुआहदा करने की और अपने कैदियों को वापस लाने की। आप देखें ना कि आज उसकी फौज अपने कैदियों को खुद मार रही है, खुद अपनी बमबारी में कई फौजी कैदी और बाकी सिविलियन कैदियों को ये मार चुके हैं। तो इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बामरे मजबूरी इनको वो मुआहदा लेना पड़ा था और तब भी इन्होंने बड़े तकब्बुर और घमंड के साथ वो मुआहदा ख़त्म किया और दोबारा से जंग में चले गए। और आपको मैं नाज़रीन बता दूं कि ऐसे ऐसे वाक़यात इस जंग में हुए हैं कि एक फैमिली को, ये यूएन की रिपोर्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक फैमिली को एक बिल्डिंग में ले जाया गया एंड मतलब कोई 30-35 लोगों की वो फैमिली थी। तो मर्दों को पहले साइड पे किया गया और औरतों और बच्चों के सामने मर्दों को गोलियों से वहां पर शहीद किया गया। फिर क्या हुआ कि उन औरतों और बच्चों को एक कमरे में भेज दिया गया और उस कमरे में बाद में हैंड ग्रेनेड फेंक दिए गए और वो औरतें और बच्चे उसमें शहीद हो गए। इस तरह के वाकयात वहां पर हुए हैं जो यूएन ने रिपोर्ट किया है। अच्छा, फिर अगर आप देखें, यानी कोई 1100 के करीब बॉडीज थी जो कब्रों में से निकाली गई, जो दफन किए जा चुके थे उन कब्रों में से निकाली गई बॉडीज और उनके जिस्मानी अज़ा निकाले गए।
اینڈ دین اس کے بعد وہ باڈیز واپس کی گئیں. اس طرح کے ظلم وہاں پر دیکھنے کو ملے ہیں. پھر آپ نے وہ بھی دیکھا کہ جب سویلینز کو نیکڈ کیا گیا, مطلب عام لوگوں کو پکڑا گیا, ان کو حماس کا فائٹرز بتایا گیا, ان کے کپڑے اتروائے گئے, ان کو جس طرح سے بٹھایا گیا, جو سلوک ان کے ساتھ کیا گیا, بعد میں ان کو ایگزیکیوٹ کر دیا گیا. حماس کا فائٹرز کہہ کے ان 79 لوگوں کو, اچھا جن میں چھوٹے بچے بھی تھے, آپ کو وہ فٹ بال والی اسٹیڈیم میں ایک ویڈیو آئی تھی اور اس پر بعد میں بڑا ہنگامہ مچا تھا, جس کو اسرائیل نے بعد میں ریموو کر دیا, کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم نے حماس کے فائٹرز پکڑے ہیں, اور وہ اس 10 سال کا بچہ بھی اس ویڈیو میں نظر آ رہا تھا. تو ان کو بعد میں ایگزیکیوٹ کر دیا گیا, اور وہ بہت بڑی تعداد تھی, ہنڈریڈز آف سویلینز تھے جن کو اس طرح شہید کیا گیا. تو یہ ظلم ہے جو انہوں نے وہاں پر کیا, اور یہ سارا کچھ کر کے یہ بے شرم منہ لے کر وہاں سے نکلے. ان کا گھمنڈ, ان کا غرور, ان کا تکبر پوری طرح سے غزہ کی ریت میں گاڑ دیا گیا. اور ان بے شرموں کے اگلے کام دیکھیے, میں تو حیران رہ گیا ہوں کہ بے شرمی, بڑی بڑی بے شرم آئے ہیں لیکن ان سے بڑا کوئی نہیں ہے. ناظرین, یہ جو نکلے ہیں جنہوں نے بڑی کو فتح سمیٹی ہے, وہاں سے بھاگے ہیں, ان کو ایئر فورس نے سلامی دی ہے. ایئر فورس نے یہ جو برگیڈ ڈویژن نکلی ہے اس کو سلامی پیش کی ہے. اب بندہ ان سے پوچھے کہ کون سی فتح, کون سا تمغہ تم لے کر آ رہے ہو جس کو سلامیاں دی جا رہی ہیں. یعنی ابھی تک 1% بھی وکٹری حاصل نہیں ہوئی, ابھی تک 1 انچ پر بھی قبضہ اسرائیل کا نہیں ہے. اور اسرائیلی میڈیا کے بے تحاشا, انٹرنیشنل میڈیا کے بے تحاشا بیانات ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. 1 انچ پر بھی ابھی تک قبضہ نہیں ہے, لیکن جناب وہ نکل رہے ہیں تو ان کو سلامیاں دی جا رہی ہیں. اچھا, البتہ ایک بات ضرور ہے کہ یہ جو فوجی وہاں سے نکلتے ہیں, اس سے پہلے آپ کو خبر دی تھی نا کہ 50,000 اسرائیلی فوج نارتھ سے نکل گئی, اور اس کے بعد مکمل کنٹرول مزاحمتی تحریک نے دوبارہ سے سنبھال لیا. یعنی کنٹرول تو کبھی بھی اسرائیل کے ہاتھ میں نہیں تھا, لیکن پریزنس تو کئی جگہوں پر ان کی تھی. تو پورا ایڈمنسٹریٹو ملٹریلی کنٹرول مزاحمتی تحریک نے سنبھال لیا. پیچھے 50,000 کی خبر آئی تھی, اب 25,000 کی آئی ہے. تو پہلے جو نکلے تھے انہوں نے جشن منایا تھا. گولانی بریگیڈ کا بھی آپ کو یاد ہوگا, جو نکلے تھے تو انہوں نے جشن منایا کہ شکر ہے ہماری تو جان بچ گئی. تو انہوں نے بھی جناب جشن ضرور منایا کہ چلیں ہماری تو جان چھوٹی. یہ وہ دنیا کی سب سے بڑی فوج جس کو آپ کہتے تھے سو کالڈ, کہ پتہ نہیں کون سے آسمان سے اتری ہے, جس کو ہرایا نہیں جا سکتا, انٹچیبل آرمی, ان کے بارے میں الفاظ استعمال کیے جاتے تھے. تو یہ جناب آپ کی انٹچیبل آرمی ہے جو بزدلی دکھا کر جب وہاں سے نکل رہی, جب ایک ایسی جنگ جس میں ملک ٹوٹ رہا ہے, تو جنگ سے نکلتے ہوئے جناب جشن منا رہے ہیں. ان کے کمانڈرز, ان کے آفیسرز فوج سے ریزائن کر کے بیرون ملک بھاگ رہے ہیں. یہ ان کی سب سے انٹچیبل آرمی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کبھی شکست نہیں ہوئی. وہ جو پرانی انہوں نے جنگی جیتی ہے نا, وہ بھی امریکہ, اگر وہ برطانیہ وغیرہ نہ آتے تو یہ پرانی جنگیں بھی نہیں جیت سکتے تھے. اور جس طرح آج دیکھیں کہ ان کے ٹکڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو دوبارہ سے امریکہ برطانیہ کود پڑے ہیں. تو ماضی میں بھی ایسا ہی ہوا ہے, انہوں نے کبھی کوئی جنگ نہیں جیتی. اچھا, تو ایک اور جیسے آپ ان کے میجر کا بیان دیکھیے, وہ کہہ رہا ہے اسرائیلی آرمی مسٹ بی ریمووڈ فرام خان یونس. اسرائیلی ریزرو میجر کالز دیٹ اسرائیلی آرمی ٹو ڈیووٹ all its forces at this time to the goal of rescuing the captives held by Hamas and bring them back alive while reducing the intensity of the fighting in Gaza. یہ ان کا میجر کہہ رہا ہے, ان کا میجر کہہ رہا ہے, جو سرونگ میجر ہے, کہ ہماری فوج کو تو مکمل وہاں سے ریموو کر دینا چاہیے. یعنی یہ تو آپ نے ایک ڈویژن نکالی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ مکمل طور پر خان یونس سے نکل جانا چاہیے, اور ہمیں اس طرح صلح صفائی کے ذریعے اپنے کیپٹیوز کو, اپنے جو ہے نا قیدی, ان کو واپس لانا چاہیے. ہم اتنے جوگے نہیں ہیں کہ لڑ کر واپس لا سکے. یہ ان کا جو کرنٹ میجر ہے, جو اور فارمر نہیں ہے, سرونگ میجر ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ لڑ کر نہیں لے سکتے. تو اس سے بڑی اور کیا شکست کی بات ہو سکتی ہے. تو یہ غزہ کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر تھی جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی. باقی حملے اسی طرح سے جاری ہیں, ان کے ٹینکس اسی طرح سے اڑائے جا رہے ہیں, گاڑیاں اسی طرح سے اڑائی جا رہی ہیں. وہ اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ جو تازہ حملے ہیں وہ شیئر کریں گے, لیکن یہ اتنی بڑی خبر تھی کہ اس کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری تھا. اچھا, اب ناظرین آپ کو تل ابیب میں لیے چلتے ہیں, جہاں پر بہت بڑا حملہ ہوا, اور اتنا یعنی پورے 100 ڈیز آف وار میں اتنا بڑا حملہ نہیں ہوا جو یہاں پر تل ابیب میں ہو گیا ہے. اس لیے تل ابیب کو اس نے ہلا کے رکھ دیا, تل ابیب کی دیواریں لرز کے رہ گئی ہیں. یہ جو حملہ ہوا ہے ناظرین, یہ حملہ ہوا ہے
राआना का ये इलाका है, सिटी आप छोटा सा कह लें, तिल अवीव के बिल्कुल 7-10-15 किलोमीटर के फासले पर। अच्छा, यानी तिल अवीव के बिल्कुल सराउंडिंग में, इसको आप तिल अवीव ही का एरिया कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ पर नाज़रीन हुआ क्या है, बहुत ही गैर मामूली ये वाक़या हुआ है। वहाँ पर 2 फाइटर सिर्फ आए हैं, सिर्फ 2। उन्होंने जनाब जो इनके वहाँ पर कुछ फौजी और सेटलर्स हैं उन पर हमला किया है, और इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 इसराइली मारे गए हैं, फौजी और सेटलर्स, और बहुत सारे जख्मी हुए हैं। सिर्फ 2 फाइटर्स आए हैं। अच्छा, अभी इसमें अहम एक और चीज़ क्या है, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि जनाब ये वो फाइटर्स हैं जो लेबनान बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट किए हैं। ये बहुत गैर मामूली चीज़ है कि जो हमने रिपोर्ट आपको किया था कि लेबनान से जंग जो अंदर घुस चुके हैं, तो कुछ मीडिया तो ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये वही फाइटर्स हैं जो लेबनान से आए थे और अब यहाँ तिल अवीव में पहुंच गए, उन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं। मैं 2 स्टेटमेंट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये पहले आप देखिए, इसराइली मीडिया कह रहा है कि दिस इज़ द वेरी एक्सेप्शनल इवेंट, मतलब वो इसको बिल्कुल एक एक्सेप्शनल इवेंट कह रहा है कि इस तरह का पहले मामला नहीं हुआ। एंड आवर फोर्सेज आर कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन एट द सीन, क्योंकि अभी ताज़ा हमला हुआ है तो इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन ये गैर मामूली, इस तरह का हमला कभी नहीं देखा गया। फिर आप देखिए, केओस इन द नॉर्थ ऑफ तिल अवीव, 19 हिट बाय कार रैमिंग एंड मल्टीपल स्टैबिंग फॉलोइंग यस्टरडेज हिजबुल्लाह इन्फिल्ट्रेशन इन द नॉर्थ. Chaos has been unfolded in Rana. 19 people hit in at least 3 separate car ramming incidents along with multiple stabbing across the area. ठीक है जनाब, वो ये बता रहे हैं कि 3 मुख्तलिफ जगहों पर, यानी इस शहर के तिल अवीव के नॉर्थ में ये 3 मुख्तलिफ जगहों पर ये 3 मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं, और ये मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, जो कि अभी तक अनवेरीफाइड है, लेकिन अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, तो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हम तक पहुंच रही हैं। तो वो ये बता रहे हैं कि ये हिजबुल्लाह के फाइटर्स हैं जो यहाँ तक पहुंचे। बहरहाल अब आप देखिए कि ये जंग हम अगले फेज में किस तरह से दाखिल हो रहे हैं। अब वो हमले हो रहे हैं जो इससे पहले नहीं हुए। अब देखें, उनकी बंदरगाहों को भी, उन बंदरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है, उन ऑयल रिफाइनरीज को निशाने पर ले लिया गया जो इससे पहले नहीं लिया गया था। और कल जो अबू उबैदा ने कहा कि हमें मैसेज रिसीव हुआ है कि हम लोग को एक्सपैंड करने जा रहे हैं, हम जंग के अगले मरहले में जा रहे हैं, तो ये जनाब इस बात का एक सबूत है कि अब फाइटर्स तिल अवीव तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। और जैसा आपने देखा कि यमन ने जो हमले किए हैं, मतलब डायरेक्ट उन्होंने अमेरिकी कंटेनर शिप उड़ा दिया, बरतानवी शिप उड़ा दिया, जिसका रेड सी से भी कोई ताल्लुक नहीं था, वो दूर जा रहा था लेकिन उसको उड़ा दिया। तो वो जो मैसेज अबू उबैदा ने कन्वे किया था कि रेजिस्टेंस ने कहा कि हम एक्सपैंड करने वाले हैं, सो हिजबुल्लाह भी अब अगले मरहले में दाखिल होती हुई नजर आ रही है। बहरहाल ये एक तिल अवीव के हवाले से खबर थी। अब आपको इकॉनमी के हवाले से नाज़रीन अपडेट करते हैं। कोई भी कौम होती है, कोई भी मुल्क होता है, वो इकॉनमी के ऊपर लड़ता है, और जंग में तो ख़ास तौर पर आपको एक एक टके की ज़रूरत होती है, और इकॉनमी सबसे बड़ा रोल प्ले करती है आपकी जंग जीतने में। आपको रूस की जंग याद है, USSR की, जो अफगानिस्तान में उसने लड़ी थी। वो अफगानिस्तान में रहा था, लेकिन जब जंग ख़त्म हुई तो उसका अपना मुल्क टुकड़े टुकड़े हो गया। 13 टुकड़े हुए रूस के, लेकिन जंग तो अफगानिस्तान में लड़ी जा रही थी। अफगानिस्तान की फौजें तो रूस पर हमला आवर नहीं हुई थी, तो फिर ये रूस कैसे टूट गया? तो रूस टूटा जनाब इकॉनमी कोलैप्स होने से। 10 साल उसने जंग लड़ी, एंड एट द एंड उस 10 साल जंग में शिकस्त हुई, और उसके साथ साथ उसकी इकॉनमी तबाह होगी। अब देखें ना कि अभी भी जो यूक्रेन की जंग चल रही है, रशिया की इकॉनमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। इस वक्त आपको पता है दुनिया में जो सबसे ज्यादा सैंक्शनड वाला कंट्री है, जिस पर दुनिया में सबसे ज्यादा पाबंदियां हैं, वो रशिया है, और उसके बाद ईरान है, ठीक है ना। और पूरे यूरोप ने ऑयल और गैस उनसे खरीदना बंद कर दिया। पूरे यूरोप का ऑयल और गैस रशिया से जाता है, लेकिन उन्होंने बंद कर दिया। यानी हर तरह की सैंक्शंस उन्होंने लगाने की कोशिश की। क्यों? ताकि इकॉनमी को डिस्ट्रॉय किया जाए। इकॉनमी डिस्ट्रॉय होगी तो आप जंग हार जाएंगे। तो यही इस वक्त हाल इसराइल का हो चुका है। एक तरफ वो फौज, निकम्मी फौज, जिसने इतना खर्चा भी करवा लिया, इतने वसाइल भी हो गए, सारे मामलात हुए, लेकिन एट द एंड कामयाबी ज़ीरो निकली। तो अब इनकी इकॉनमी का हवाले से बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान इनको उठाना पड़ रहा है। एक तो नाज़रीन स्टैट्स ये सामने आए हैं कि 6.6 ग्रोथ रेट में डिक्लाइन आया है, 6.6। अब मैं इसकी मिसाल पाकिस्तानियों से इस तरह से दूंगा, अगर पाकिस्तान की तारीख में इकॉनमी रेशो, GDP ग्रोथ रेशो अगर टॉप पर गई है तो वो 6.8% है। यानी 75 सालों में जो हम सबसे ज़्यादा अचीव कर पाए हैं वो 6.8%, और वो भी एक साल ऐसा आया था जब हमने इस रेशो को टच किया था। तो सिर्फ इस 100 दिनों की जंग में
इसराइल की जो जीडीपी ग्रोथ डिक्लाइन है वो 6.6% तक पहुंच चुकी है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितने बिलियन डॉलर्स का उनको नुकसान हुआ है। अभी जो लास्ट स्टैट्स हमारे पास आए थे वो 60 बिलियन डॉलर्स का तखमीना लगाया गया था, क्योंकि मैं आपको पहले तफसीलात बता चुका हूं, उसमें नहीं जा रहा कि नॉर्थ के बॉर्डर से लेकर गजा जंग से लेकर यमन की कार्रवाइयों से लेकर बेताशा ऐसी चीज़ें हैं, उनकी सनतें, उनके कारोबार, उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बहुत बेताशा उनकी मल्टीनेशनल कंपनीज, उनको नुकसान पहुंचा है और वो सारा इफेक्ट कर रहा है इसराइल पर, क्योंकि इसराइल जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज के सर पर खड़ा हुआ है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज तो हैं, उनकी तबाही इस जंग में हो रही है। अच्छा, बहरहाल अब नाज़रीन हो क्या रहा है कि एक तरफ इधर तबाही है, दूसरी तरफ अब नेतन्याहू मतलब जंग तो वो कह रहे हैं कि हमने जारी रखनी है, वो तो कह रहे हैं कि हमने जंग लंबी लेकर चलनी है और जब तक हमें गजा में विक्ट्री हासिल नहीं हो जाती हम तो पीछे हटने वाले नहीं है। तो गजा में विक्ट्री के लिए तो आपको बड़े सालों चाहिए, जैसे प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा कि 10 साल चाहिए। तो अब वो बजट कहाँ से मैनेज किया जाए, अब वो इमदाद कहाँ से आए? तो वो बजट जो ऑलरेडी उन्होंने कर लिया था उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से पैसे निकाल कर डिफेंस बजट में रखे जा रहे हैं। यानी कोई जनाब हेल्थ का सेक्टर है, कोई एजुकेशन का है, कोई डेवलपमेंट का है, वहाँ से पैसे निकाले जा रहे हैं। ख़ास तौर पर मैं सिर्फ एक का जिक्र करना चाहूँगा, जो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ये लेकर आए थे, क्योंकि पिछली वीडियो में हम एक रिपोर्ट आपको कर चुके हैं कि 1 लाख इसराइलियों की मेंटल डिसऑर्डर की दरखास्तें मौसूल हुई हैं। लाखों इसराइलियों के हवाले से बताया जा रहा है कि वो मेंटल इलनेस का शिकार हो गए। तो बजट में खुसूसी रकम रखी गई कि हम मेंटल हेल्थ का प्रोग्राम शुरू करेंगे, ताकि ये जो पागल हो रहे हैं, ज़हनी मरीज बन रहे इसराइली, क्योंकि मुल्क टूट रहा है, तो उनकी इस मेंटल हेल्थ के लिए कोई हंगामी इकदाम उठाए जाएंगे। तो अब खबरें ये आई हैं कि चूंकि डिफेंस बजट पूरा नहीं हो रहा, तो अब वो मेंटल हेल्थ वाला जो प्रोजेक्ट था वो भी खुडे लाइन लग गया और उससे पैसे निकाल कर नेतन्याहू ने इधर डिफेंस बजट में डाल दिया। अच्छा, उनका जो बैंक है, जिस तरह हमारा स्टेट बैंक है, तो उनका जो नेशनल बैंक है वो वार्न कर रहा है कि अगर जिस तरह से पैसे मुख्तलिफ सेक्टर से निकाले जा रहे हैं, ये इसराइल की इकॉनमी को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अब बेचारा नेतन्याहू क्या करे, जंग वो रोजाना हार रहा है, शिकस्त की खबरें हो रही हैं, मुल्क टूटता हुआ नजर आ रहा है। आगे से टिकटॉकर निकम्मी फौज है जिसकी 75 सालों में ट्रेनिंग यही थी कि निहत्ते औरतों और बच्चों के खिलाफ वो लड़ती आई है। तो अब जब असली आर्मी से लड़ना पड़ रहा है तो वो किसी खाते जोगे नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो करना है। तो अब खबर ये आई है कि 15 बिलियन डॉलर्स का नया बजट पास किया गया। 15 बिलियन डॉलर्स, ये बहुत गैर मामूली बजट है। पाकिस्तान का आपको पता है ना, पाकिस्तानी को तो पता है ना, 1 अरब डॉलर के लिए हमने किस तरह दुनिया के चक्कर लगाए, अभी तक उसी भंवर में हम फंसे हुए हैं। तो वहां पर 15 बिलियन डॉलर्स का बजट पास हुआ है सिर्फ डिफेंस का। और आप अंदाजा लगाइए कि अभी बरतानिया ने 50 बिलियन डॉलर्स का बजट पास किया है, तो इन्होंने 15 का किया। मतलब वो बरतानिया है और इसराइल 15 का कर रहा है। ये बहुत मतलब ये इनकी तारीख का सबसे बड़ा बजट। अच्छा, मैंने वैसे ही यहाँ पर एक चीज़ नोट की है, चलते चलते आपको बता दूँ कि ये जो अभी हम पिछला अगर साल पूरा पिछले 8-10 महीने उठाकर देखें तो हर कोई जो कर रहा है वो डिफेंस बजट तारीख का बुलंद तरीन कर रहा है। यानी अमेरिका ने जो पिछला बजट पास किया आज से कुछ 4-6 महीने पहले 857 बिलियन डॉलर्स दुनिया का, यानी जो दुनिया के नीचे 5 ममालिक है ना, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, इंडिया, चाइना, ये 5 ममालिक, इनका बजट मिलाए ना तो भी अमेरिका के बजट के बराबर नहीं है। अमेरिका का बजट 857 बिलियन डॉलर्स, तो उन्होंने भी अपनी तारीख का सबसे बुलंद तरीन बजट पास किया। बरतानिया ने आज कल पास किया, उन्होंने भी तारीख का बुलंद तरीन। आज इसराइल कर रहा है, उन्होंने भी तारीख का बुलंद तरीन। तो इट्स मीन कि हम कोई मेजर वॉर की तरफ जा रहे हैं, जो ये सारे मुल्क एहसास पहले से कर रहे थे। और अब तो बरतानिया ने जो जंग के दौरान किया ना, और जो ये इसराइल ने बजट पास किया, तो वो इस बात का इशारा है कि हम एक मेजर वॉर की तरफ आगे जा रहे हैं और बहुत ये लंबा जंग ये चलने वाला है। जैसे बहुत सारे इदारे ये आपके सामने रख चुके हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट में एक बहुत फुल स्केल वॉर जो है वो छिड़ने वाली है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अब पावर जो है वो ईरान की है। तो अमेरिका चाहता है कि इस गजा जंग का फायदा उठाते हुए जब एक मौका बन गया है तो एक बड़ी जंग छेड़कर ईरान से वो इक़्तिदार वापस लिया जाए। उसमें भी 2 राय हैं। एक लॉबी ये कहती है कि अभी वो वक्त नहीं है, अगर हम गए तो हम हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से फारिग हो जाएंगे, हम ये जंग हारेंगे एंड देन उसके बाद हमारी बहुत तबाही आएगी। तो दूसरी लॉबी ये कहती है कि नहीं नहीं, यही सही वक्त है। एक तो इसराइल को हमने बचाना है, दूसरा ईरान को हमने सबक सिखाना है, यही सही वक्त है। बहरहाल अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन आखिर में मैं आपको गजा के हवाले से कुछ बताना चाहता हूँ नाज़रीन। पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि वहाँ पर सूरत हाल क्या। देखें,
जंग तो हम जीत रहे हैं फौजी महाज पर, लेकिन जो सिविलियंस का मामला है ना वो बहुत तकलीफ दे रहा है, बहुत बहुत तकलीफदा मनाजिर वहाँ से आ रहे हैं। और अफसोस इस बात का है कि पूरी दुनिया मिलकर भी कुछ नहीं कर पा रही। ये देखें, ये माजी की दुनिया नहीं है, ये आज 500 साल 100 साल पुरानी दुनिया कुछ और थी, हज़ारों सालों पुरानी दुनिया कुछ और थी। आज तो सारी दुनिया को पता है कि क्या हो रहा है, कैमरे लगे हुए हैं, अरबों लोग दुनिया के देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी हम नहीं रोक पा रहे। ये सबसे बड़ी तकलीफ। और यही आज कहा जा रहा है कि दुनिया का जो निज़ाम हमने बनाया था 100 साल पहले वो कोलैप्स हो गया, वो निज़ाम गज़ा के लोगों को नहीं बचा सका। तो अब मैं तस्वीर सिर्फ आपके सामने शेयर करना चाहूँ। ये नाज़रीन आप तस्वीर देखिए, ये साहिल समंदर पर गज़ा के लोग हज़ारों की तादाद में दौड़ रहे हैं। अब ये दौड़ क्यों रहे हैं और किस की तरफ जा रहे हैं? ये नाज़रीन वहाँ पर एक फूड का ट्रक आया है जिसके लिए ये हज़ारों लोग वहाँ पर दौड़ रहे हैं। तो इस वक्त सूरत हाल वहाँ पर यह है कि खाने को रोटी नहीं है, 10-10 15-15 दिनों से लोग भूखे बैठे हुए हैं, रोटी नहीं है वहाँ पर, पीने को पानी वहाँ पर नहीं है। कहत से लोग, यूएन कह रहा है कि कहत से लोग वहाँ पर मर सकते हैं, ठीक है ना, हंगर से, भूख से लोग वहाँ पर मर सकते हैं। और ये तस्वीर इसने दुनिया को हिला के रख दिया है। अब देखना कि इसराइल कितना को है और उसके इर्द गिर्द अरब ममालिक चेक करें तो आप देखें वो कितने बैठे हुए हैं, मतलब सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन गज़ा में हम एक रोटी नहीं भेज पा रहे। ये हमारे ऊपर सबसे बड़ा सवालिया निशान है। तो इस तस्वीर ने हिला के हमें रख दिया है, तो ये ज़रूरी था कि ये तस्वीर मैं आपके सामने शेयर करूं। हम दुआ गो हैं कि गज़ा के लोगों को जल्द कोई रिलीफ मिले और जल्द उन तक इमदाद पहुँचे, खाना पानी पहुँचे। बहरहाल ये अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ थे जो आपके साथ शेयर किया। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।